नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खबरनामा। अभी तक की खबरों के साथ मैं हूं शबाब अनवर। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। लोकसभा इंतखाबात 2024 के 5वें मरहले के लिए डाले गए वोट। 8 रियासतों की 49 सीटों पर हुई वोटिंग। दिल्ली की वजीर आतिशी ने मीडिया से की बात, कहा दिल्ली की मुख्तलिफ मेट्रो में सीएम केजरीवाल को जान से मारने की लिखी गई है धमकी। अहमदाबाद के हवाई अड्डे से 4 मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी। श्रीलंकाई शहरी बताए जा रहे हैं दहशतगर्द। छत्तीसगढ़ में पेश आया सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत और मुतअद्दिद जख्मी। और ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी अपने साथियों के हमरा हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। ईरान में सफ़े मातम, 5 दिनों के लिए आम शोक का ऐलान। और पेश है खबरों की तफसीलात। लोकसभा इंतखाबात 2024 के 5वें मरहले के लिए आज वोट डाले गए। इस मरहले में 6 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 49 सीटों पर वोट डाले गए। 5वें मरहले में 695 उम्मीदवार मैदान में थे। और लोकसभा इंतखाब 2024 के 5वें मरहले के लिए हम बता दें वोट डाले गए। मुंबई में बड़ी तादाद में फिल्मी सितारों ने भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर अदाकारा रेखा, शाहरुख खान, अदाकार संजय दत्त, आमिर खान और किरण राव, सैफ अली खान और करीना कपूर खान, सनी देओल, टाइगर श्रॉफ, कियारा आडवाणी, जरीन खान, इमरान हाशमी ने भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उड़ीसा के इंतखाबी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कटक में कहा कि उड़ीसा के लोग बीजेडी के बदउनवान रैकेट से तंग आ चुके हैं और जो बीजेडी चिटफंड जैसे फर्जीवाड़े से गरीब लोगों को धोखा देती है, वही बीजेडी ने उड़ीसा को लैंड माफिया, कोयला खनन माफिया बना दिया है। ऐसे में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की मुमकिन है क्या? दूसरी जानिब पीएम मोदी ने बंगाल के झाड़ग्राम में कहा कि बंगाल के लोग जानते हैं कि कांग्रेस से डूब चुका जहाज़ है और टीएमसी के जहाज़ में भी छेद हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे की सवारी कर लें, फिर भी डूबना तय है। उड़ीसा बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से यहां के लोग तंग आ गया है। जो बीजेडी चिट फंड जैसे फर्जीवाड़े से गरीब लोगों को धोखा देती है, वो बीजेडी ने उड़ीसा को क्या दिया? अगर बीजेडी ने उड़ीसा को दिया है तो लैंड माफिया दिया है, सैंड माफिया दिया है, कोल माफिया दिया है, माइनिंग माफिया दिया है और बीजेडी के विधायक और मंत्री 24/7 इसी में लगे हुए हैं। अब ऐसे में यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास संभव है क्या? हार सामने देख पूरी टीएमसी का आक्रोश चरम पर है। बंगाल के लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए कभी बीजेपी को गाली, कभी बंगाल के लोगों को धमकी। कल तक टीएमसी कांग्रेस को गाली दे रही थी, अब वो कह रही है हम इंडी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन बंगाल के लोग जानते हैं कांग्रेस ये डूब चुका जहाज है और टीएमसी के जहाज में भी छेद हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे की सवारी कर ले, फिर भी डूबना। दिल्ली के वजीर आतिशी ने मीडिया को बताया है कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को राजीव चौक, पटेल
चौक मेट्रो स्टेशन और कई मेट्रो ट्रेन के अंदर जाने से मारने की धमकी लिखी गई है। ये सभी मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। यहाँ पुलिस और सीआईएसएफ की पुलिस 24 घंटे मौजूद रहती है। इसके बावजूद एक शख्स यहाँ धमकी लिखकर चला जाता है और अब उसे कोई ढूंढ भी नहीं रहा है। यहीं दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के फर्जी इल्जामात पर सुपर एक्टिव हो जाती है और अब कुछ नहीं कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ धमकियां लिखी गई हैं, उनको जान से मारने की धमकी लिखी गई है और उन पर हमला करने की बात कई जगह पर धमकी के तौर पर दिल्ली भर के प्रोमिनेंट मेट्रो स्टेशंस पर लिखी गई। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेट्रो स्टेशन जिसका चप्पा चप्पा सीसीटीवी कैमरा से कवर्ड है, मेट्रो स्टेशंस का 1 इंच भी सीसीटीवी कवरेज के बाहर नहीं होता। ये मेट्रो स्टेशंस राजीव चौक, पटेल नगर में दिन रात पुलिस मौजूद रहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद रहते हैं, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग होती है, लेकिन फिर भी धमकियां लिखी जाती हैं और धमकियां लिखने वाले को कोई ढूंढ भी नहीं रहा है। वो धमकी लिखने वाला ये सारी धमकियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट भी करता है। मैं जानना चाहती हूं कहां है दिल्ली पुलिस, मैं जानना चाहती हूं कहां है उनका साइबर सेल, मैं जानना चाहती हूं कहां है दिल्ली मेट्रो के सिक्योरिटी फोर्सेस। ऐसा कैसे होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं? एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, दिल्ली मेट्रो में जगह जगह दी जा रही हैं। खुलेआम उनको सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस टस से मस नहीं हो रही है। ये वही दिल्ली पुलिस है जो स्वाति मालीवाल जी के फर्जी आरोपों पर 24 घंटे काम कर रही थी, जो पूरी अपनी बटालियन लेके उनके घर चली गई थी उनके आरोप नोट करवाने के लिए, एफआईआर करने के लिए, जो जेम्स बॉन्ड की तरह हर 24 घंटे में एक बार सीएम आवास पहुंच जाते हैं, कहते हैं जी अब हमें सीसीटीवी चाहिए, अब हमें कालीन चाहिए, अब हमें सोफा चाहिए, अब हमें वीडियो चाहिए, अब हमें फलाना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को धमकियां दी जा रही हैं तो उस दिल्ली पुलिस के मुंह से चू भी नहीं निकल रही है। बिहार के साबिक नायब वजीर आला और आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी 10 साल के हिसाब में बताएं कि उन्होंने मुल्क की कौन सी फिक्र की है जिसको उन्होंने सुधारा है। बेरोजगारी, महंगाई बढ़ा दी, बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं दिया और अब अवाम उन्हें हटाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी अपना कुछ भी कहते रहते हैं। 10 साल का हिसाब न गिनाए, प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा है। बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, बाढ़ के लिए एक बार भी समय नहीं दिया, मीटिंग नहीं की, जो बाढ़ हम लोगों की समस्या रहती है। एक सुई का कारखाना नहीं खोला प्रधानमंत्री ने। 40 में से 39 सांसद गए, 39 सांसदों ने क्या किया बिहार के लिए? जरा हिसाब तो उनको देना चाहिए। और काम की बात तो वो बोलते नहीं है, बेकार की बातें बोलते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में नहीं बोलते, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के बारे में नहीं बोलते। तो उनके बोलने से कोई फर्क अब जनता में नहीं पड़ रहा है। अब जनता उनको हटाना चाहती है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने दिल्ली की सियासी सूरत हाल के ताल्लुक से मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने बदले यानी इंतकाम की वजह से दिल्ली के बने बनाए नज़्म व नस्क को बर्बाद करने की कोशिश की है। बीजेपी ने वोटरों के बारे में सोचे बिना ही हमेशा एक छोटी और हल्की सियासत की है। अटल जी के वक्त में भी अपोजिशन जिद्दोजहद करता था, लेकिन उस वक्त सियासत का एक मियार होता था। सियासत का वो मियार आज की मोदी सरकार में नज़र नहीं आता है। मैं बार बार ये सोचता हूं कि दिल्ली को नजर लगी, अब समझ में आता है कि ना केवल नजर लगी है, एक बदले की भावना से ओतप्रोत केंद्र सरकार, जो बना बनाया ढांचागत जो हमने यहाँ
व्यवस्था बनाई थी उसको छिन्न भिन्न करने पर आमादा है। जो योजनाएं हम लाए थे अनधिकृत कॉलोनियों पर विशेष तौर पे, मुझे याद है स्वर्गीय शीला जी चिंतित रहती थी कि इनको कैसे हम नियमितीकरण करें इनका, और भागादौड़ी करके केंद्र सरकार से भी जद्दोजहद करके, अफसरशाही से जद्दोजहद करके, विशेषज्ञों से राय मशविरा करके फिर हमने उनका नियमीकरण किया, सर्टिफिकेट्स बांटे, मूलभूत सुविधाओं की तरफ वो प्रक्रिया शुरू की। लेकिन उन सब पे पहले अर्धविराम लगा और अब पूर्ण विराम लग गया। बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े नाम योजनाओं के देने में हमारे प्रधानमंत्री बड़े पारंगत हैं। प्रधानमंत्री उदय योजना सुना होगा आपने। यहां का जीवन झुग्गी झोंपड़ियों में, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 70% लोगों का जीवन, उदय शब्द उनका इस्तेमाल उनके लिए करना भी उनका अपमान है, क्योंकि उनके जीवन में सूर्योदय होते हुए उन्होंने नहीं देखा, अंधेरेमयी जिंदगी वो जी रहे हैं। जो धांधली उदय योजना में हो रही है रजिस्ट्री के नाम पर, आरोप प्रत्यारोप मोदी सरकार जो कर रही है, जिस तरह से न केवल एक चुनी हुई सरकार को संघर्ष करना पड़ता है, बल्कि वोटर को आप उसकी जिंदगी के विषय में सोचे बगैर सिर्फ छोटी राजनीति, हल्की राजनीति से ही आप प्रेरित हो, ये हमारा नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप है, उनकी पार्टी पर आरोप है। बहुत छोटी राजनीति इस शहर में होने लगी। दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले मरहलों के इलेक्शन में कांग्रेस को जो हिमायत मिली है उससे पीएम मोदी बौखला गए हैं और अपने पुराने एजेंडे पर लौट आए हैं। उनके पास अपने 10 साल के कामों का लेखा जोखा नहीं है। इलेक्शन को सिर्फ मजहबी मुद्दे पर लड़ने की कोशिश की जा रही है और मुझे पूरा यकीन है कि 4 जून को इंडिया इत्तेहाद की सरकार बनेगी। पिछले 4 चरणों में लगातार कांग्रेस को जो समर्थन मिला है, कहीं ना कहीं मोदी जी उससे बौखला चुके हैं और आपने महसूस किया होगा कि चौथे चरण के मतदान के बाद लगातार उनके बोल बिगड़ रहे हैं और वो अपने पुराने एजेंडे पर पुनः लौट गए हैं। उनके पास 10 साल में क्या किया, क्या विकास की योजनाएं की, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। चुनाव को मात्र धार्मिक लाइन पर बांटने की कोशिश की जा रही है। आज लगातार ये कोशिश उनकी है कि अपनी 15 लाख की योजना के बारे में, गरीबी हटाने के बारे में, महंगाई घटाने के बारे में, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने के बारे में, वो उन सवालों से लगातार बचते नजर आ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सरकार बनाएगी। गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। खबरों के मुताबिक 4 ISIS दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। चारों ISIS दहशतगर्द श्रीलंकाई शहरी बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के करबधा इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया है। करबधा के SP अभिषेक पल्लव ने बताया है कि एक पिकअप वैन पलटने की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई है और कई अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के नायब वजीर आला अरुण साव ने करबधा हादसे पर कहा है कि खबर आ रही है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से ये गाड़ी बेकाबू हो गई और यह हादसा पेश आया। प्रारंभिक तौर पर जानकारी यही आ रही है कि गाड़ी की शायद ब्रेक फेल हुई थी, नियंत्रण से बाहर हो गई थी गाड़ी और इसके कारण से ये घटना घटित हुई है। ये घटना अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। मैं मृतकों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। ये अत्यंत हृदय विदारक घटना है और सरकार सभी परिजनों के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार हर संभव मदद करेगी। घायलों का त्वरित इलाज के लिए
सरकार प्रशासन की ओर से पूरी तरह से कार्यवाही हो रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पूरी तरह से राहत और बचाव के लिए अधिकारियों से संपर्क में हैं और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सर, वजह क्या देखते हैं घटना किस वजह? जांच होने के बाद पता चलेगा कि किन कारणों से ये घटना हुई है, पर अभी प्रारंभिक तौर पर लोगों को राहत मिले, परिजनों को सहायता पहुंचे, इसके लिए सरकार पूरी सजगता से काम कर रही है। घटना की जांच करेंगे और जांच कर जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही होगी। गुज़श्ता रोज पेश आए हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी जाँ बहक हो गए हैं। उनके अलावा वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, तबरेज़ शहर के इमाम जुमा मोहम्मद अली अल हाशिम और मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती समेत मुतअद्दिद अफराद जाए हादसे पर ही शहीद हुए हैं। ईरान की ज़मीनी फ़ौज और हिलाल अहमर के इमदादी कारकुनों ने हेलीकॉप्टर के हादसे के शहीदों को जनाजे निकाल लिए हैं। वाज़ेह है कि हेलीकॉप्टर इतवार के रोज़ आज़रबाईजान के घने और पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया था। कई घंटों की कोशिश के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। शहादत के बाद ईरान में सफ़े मातम बिछी हुई है। सोगवारों के हुजूम दर हुजूम सदर रईसी और उनके वक्त की शहादत पर शोक मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर और उनके रफ़क़ा की शहादत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने 5 रोज़ा शोक का ऐलान किया है और साथ ही ईरान के नायब सदर मोहम्मद मलिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर की जिम्मेदारियां संभालेंगे, जबकि अली बाकरी क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर किए गए हैं। लेबनान में 3 दिन के आम शोक का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान ने भी शोक का ऐलान कर दिया है। मुल्क शाम ने भी 3 दिन के आम शोक का ऐलान किया है। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।